नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है कक्षा 12 रसायन विज्ञान की उस बेहतरीन सी क्लास में। तो साथियों, आज की क्लास में हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण दो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कौन से टॉपिक हैं। सबसे पहला टॉपिक है पीपीएम, यानी पार्ट प्रति मिलियन में सांद्रता। आपके कक्षा 12 रसायन विज्ञान विलयन चैप्टर, फर्स्ट अध्याय विलयन से रिलेटेड टॉपिक हैं। इस विलयन चैप्टर के हमने 2 लेक्चर कर चुके हैं, आप उनको जरूर देखिएगा। पहला हमने किया है विलयन, पहले में विलयन को समझा है, विलयन के प्रकार समझा है, विलय विलायक को समझा है। दूसरे लेक्चर में हमने सांद्रता के पद में द्रव्यमान, प्रस्पर द्रव्यमान, आयतन प्रस्पर आयतन, आयतन प्रस्पर, इन सभी टॉपिक को समझा है। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं किसी विलयन की पीपीएम में सांद्रता और उस विलयन का मोल अंश। इन दो टॉपिक को आज हम समझने वाले हैं। ये दो टॉपिक आपके बोर्ड परीक्षा और कंपटीशन एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन टॉपिक को अगर आप नहीं सीखोगे तो आप इन चैप्टर के न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओगे इस चैप्टर के। तो साथियों, शुरू करने वाले हैं, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आज का जो लक्ष्य है वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। आज का लक्ष्य हमारा है, आज का लक्ष्य जो है हमारा पहला टॉपिक है, हमको पढ़ना है पीपीएम में सांद्रता, यानी पार्ट प्रति मिलियन, मिलियन पीपीएम पढ़ना है। और सेकंड टॉपिक जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना है पीपीबी, पार्ट प्रति बिलियन। और थर्ड टॉपिक हमको पढ़ना है मोल अंश, यानी मोल फ्रैक्शन। मोल अंश तो महा इम्पोर्टेंट है आपके इस अध्याय में। मोल अंश यानी कि मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में। तो साथियों, इन 3 टॉपिक को हमको आज की क्लास में कवर करना है। तो हम सबसे पहले वाले टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं, पार्ट प्रति मिलियन करने जा रहे हैं। पार्ट प्रति मिलियन, तो इसको हम मिटा देते हैं। पार्ट प्रति मिलियन को स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट पीपीएम, पीपीएम क्या होता है? पार्ट प्रति मिलियन। तो पार्ट प्रति मिलियन का मतलब होता है साथियों कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारा विलायक है, जो विलायक पदार्थ है बहुत सारा, बहुत, उसमें हमको मिलाना है थोड़ा सा विलेय पदार्थ, एकदम थोड़ा सा। एक टंकी पानी है खूब बड़ी सी, उसमें हमको मिलाना है एक चुटकी भर कोई विलेय। तो ऐसी जगह पर जो सांद्रता हमको निकालना होता है ऐसे विलयन की, उसमें हम इस पद का यूज करते हैं, पार्ट प्रति मिलियन। जहाँ पर विलायक बहुत ज़्यादा है, उसमें थोड़ा सा विलेय मिला है, ऐसी अवस्था में जो सांद्रता का पद यूज करना होता है सांद्रता को ज्ञात करने के लिए विलयन की, वो होता है पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन की हम डेफिनेशन को समझने वाले हैं सबसे पहले। तो पार्ट प्रति मिलियन की हम डेफिनेशन को लिखते हैं। पार्ट प्रति मिलियन किसी विलेय किसी विलेय पदार्थ
के भागों की वह संख्या जो किसी 10 की घात 6 यानी कि 1 मिलियन, इसको 1 मिलियन को हम 10 लाख भी कहते हैं। 10 की घात 6 का मतलब होता है 1 मिलियन, 1 मिलियन को ही 10 लाख भी कहते हैं। 10 लाख विलय के भागों में अवस्थित हो, 10 लाख बिलियन के भागों में, सॉरी, बिलियन भागों में उपस्थित हो। इसे ही कहते हैं बिलियन का पार्ट प्रति मिलियन सांद्रता। ये होता है डेफिनेशन। तो देखिए, और इसको इजी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, आपने कोई चैनल सब्सक्राइब किया है, यूट्यूब चैनल, सिंपल तरीके से समझते हैं। उस पर सब्सक्राइबरों की संख्या जो है, 10 जो है सब्सक्राइबर, कितने लोगों ने किया है, 10 की घात 6 यानी 1 मिलियन लोगों ने उनको सब्सक्राइब किया है। तो आपने भी उनको सब्सक्राइब किया है, तो आप उसका 1 मिलियनवां हिस्सा हैं। यानी कि आपकी जो उसमें सांद्रता होगी वो होगी 1 मिलियन में, रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, यस, हाँ, तो 1 मिलियन में आप जो है, आपके अगर भाग निकाला जाएगा आपका, तो कैसे निकाला जाएगा? आपका भाग बटे में, तो जितने हैं, हम समझा नहीं पा रहे हैं, इजी तरीके से नहीं समझा पा रहे हैं। यस, तो साथियों, पार्ट प्रति मिलियन किसे कहते हैं? तो किसी विलेय पदार्थ के भागों की वह संख्या, फिर से स्टार्ट करें। तो साथियों, जैसे आपने कोई यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, उस पर जो उसके सब्सक्राइबर हैं 1 मिलियन, तो जो 1 मिलियन में जो आपका भाग होगा, वैसे ही इस बिलियन में विलय के साथ भी होता है कि 1 मिलियन आयतन, वो आयतन नहीं यार, 1 मिलियन भाग में उपस्थित विलय के भाग को ही कहते हैं बिलियन की पीपीएम में सांद्रता। यह होता है बिलियन में पीपीएम सांद्रता। पढ़ा नहीं पा रहे हैं, जैसे आज हमें का होगा, तो साथियों, हमने पीपीएम यानी पार्ट प्रति मिलियन को समझा। अब हम इसके फार्मूले को समझने वाले हैं, इसका सूत्र क्या होता है उसको समझने वाले हैं। तो पीपीएम का फार्मूला हम समझते हैं। तो पीपीएम बराबर होता है पीपीएम, पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन।
इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ साथियों। देखिए, पार्ट का मतलब होता है भाग, प्रति का मतलब होता है प्रति यानी बटे या प्रति, मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन का मतलब होता है 1 मिलियन में कितने भाग उपस्थित हैं विलय के। इसका यही यही से आप इस डेफिनेशन को बना सकते हैं इसके। तो ये हो गया पार्ट प्रति मिलियन। फार्मूले को समझने वाले हैं इसके। पार्ट प्रति मिलियन का फार्मूला, जैसे आपने द्रव्यमान प्रतिशत निकाला था, द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है, 100 ग्राम में उपस्थित होते हैं विलय के जितने भाग, जितना विलय पदार्थ की मात्रा, तो उसमें गुणा 100 किया जाता है प्रतिशत निकालने के लिए। और इसमें 10⁶ में कितने भाग उपस्थित हैं विलय के, तो उसको निकालने के लिए 10⁶ से गुणा करना पड़ेगा। बस वही द्रव्यमान प्रतिशत में 100 के गुणा करा जाता है, इसमें 10⁶ का गुणा किया जाएगा। बस सिंपल है। तो अब होगा, यहाँ पर होगा विलय का भार, विलय का भार अपॉन में विलयन का भार, गुणे 10⁶। 1 मिलियन में देख रहे हैं, इसलिए 10⁶। अब यहाँ पर मान लीजिए ए है विलय, बी है विलायक। अब होगा, अब यहाँ पर होगा पीपीएम बराबर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, पीपीएम बराबर होगा एम ऑफ ए एम ए प्लस एम बी गुणे 10⁶। ये हो गया। तो इस फार्मूले से हम पीपीएम को निकालने वाले हैं। ये हो गया पीपीएम का फार्मूला। तो साथियों, हमने पीपीएम को समझा आसान तरीके से। अब हम समझने वाले हैं पीपीबी को। पीपीबी में कुछ नहीं करना होगा, बस यहाँ पर 10⁶ की जगह पर 10⁹ यानी 1 बिलियन। 10⁹ का मतलब होता है 1 बिलियन, बस उससे गुणा कर देना होगा बस। तो पीपीबी बराबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं, उसके लिए कोई अलग से नहीं पढ़ेंगे। तो पीपीबी यहाँ पर लिखते हैं, यदि हम पीपीबी में सांद्रता निकालेंगे, पीपीबी में सांद्रता ज्ञात करेंगे, तो हमें 10⁹ से गुणा करना होगा। तो अब नया फार्मूला पीपीबी के लिए बनेगा ऐसे, पीपीबी बराबर होगा एम ए प्लस एम बी गुणे 10⁹। तो ये हो जाएगा पीपीबी में सांद्रता। तो पीपीबी में हमने पहले पीपीएम में समझा, पीपीएम किसे कहते हैं, डेफिनेशन समझा उसकी, फिर उसका फार्मूला समझा 2 तरीके से, फिर पीपीबी को समझा। अब हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को करने वाले हैं, न्यूमेरिकल को, ताकि ये टॉपिक आपके दिमाग में फिट हो जाए एकदम अच्छे से। तो इसको हम मिटा लेते हैं और इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। तो अब हम इसको इरेज करके इसका क्वेश्चन करने वाले हैं एक। आप कोई भी टॉपिक पढ़िए, तुरंत उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 1-2 न्यूमेरिकल जरूर करिए, ताकि आपके दिमाग में वो अच्छे तरीके से फिट हो जाए टॉपिक। तो उसका क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसका। तो साथियों, ये है इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, क्या कह रहा है क्वेश्चन। समुद्री जल के प्रति किलोग्राम में 5.8 गुणे 10⁻³
ग्राम ऑक्सीजन घुली है, ऑक्सीजन की सांद्रता ppm में ज्ञात कीजिए। तो इसमें ppm में ऑक्सीजन की सांद्रता को पूछा है। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि इसमें दिया क्या है। इसमें दिया है विलयन, यानी कि जल का द्रव्यमान, जल का द्रव्यमान दिया गया है प्रति किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। और विलेय, बहुत छोटा लिख गया, विलेय यानी कि ऑक्सीजन O2 का द्रव्यमान हमें दिया गया है। O2 का द्रव्यमान कितना दिया गया है? 5.8 गुणे 10⁻³ ग्राम, इतना दिया गया है। 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं। 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम या 10⁻³ ग्राम भी कहते हैं। अब ये दिया गया है, हमसे ppm में सांद्रता पूछा है, तो ppm में सांद्रता बराबर क्या होता है? ppm बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान। गुणे 10⁶, ये फार्मूला है। और इसमें हम वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पर। विलेय का द्रव्यमान कितना है? 5.8 गुणे 10⁻³ अपोन में 10⁻³ ये, और गुणे में 10⁻6, 10⁻³ अब ये होगा 10 ऊपर जाएगी 3, माइनस में आ जाएगी। 5.8 गुणे 10⁻³ ये वाली ऊपर जाएगी 10⁻³ वो 10⁻³ तो -3 बन जाएगी 10⁻6। देखिए 10⁻³ प्लस 10⁻³ ये दोनों जुड़ेंगी तो 10⁻6 बनेगा। तो ये 10⁻6 होगा, 10⁻6 इन दोनों को काट देगा। एक स्टेप और लिख लेते हैं, 10⁻6 10⁻6, इससे ये कैंसिल। अब हमारे पास आया कितना? ppm। ppm में सांद्रता जो आई हमारे पास वो आई 5.8। ये तो इसका आंसर क्या होगा? 5.8। इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ppm में सांद्रता आई 5.8। तो साथियों हमने इस टॉपिक को समझा, इसका न्यूमेरिकल भी किया। अब हम इसके कुछ ये यूज कहाँ होता है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा जहाँ पर विलायक होता है उसमें विलेय पदार्थ को मिलाया जाता है, तो फिर ये यूज होता है। जैसे पानी में क्लोरीन मिलाई जाती है, और जो पानी आता नहीं है वाटर टैंक वाला, पानी, बहुत सारा पानी होता है उसमें क्लोरीन मिलाते हैं ताकि वो जो पानी में कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं कुछ वाले, वो मर जाएं, इसलिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। इसलिए पानी थोड़ा कड़वाहट होती है पानी में, तो क्लोरीन को एकदम थोड़ा सी क्लोरीन को मिलाते हैं बहुत बड़े टैंक में। तो इससे क्या होता है उसमें के जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, पानी एकदम अच्छा आता है। वहाँ पर इसका यूज करते हैं। और बहुत बहुत ज़्यादा वो क्या होता है
और जैसे जल की कठोरता को देखने के लिए, जैसे बहुत ज़्यादा जल होता है तो उसकी जो कठोरता को चेक करने के लिए इसका उपयोग करते हैं, इस पद का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर, इस विधि का उपयोग बहुत अधिक तनु विलयन, बहुत अधिक तनु विलयन, तनु विलयन मतलब जिसमें विलय पदार्थ की मात्रा बहुत कम हो। बहुत अधिक तनु विलयन मतलब बहुत कम, बहुत पतला। तनु विलयनों की सांद्रता जैसे वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल की कठोरता, जल की कठोरता, जगहों पर किया जाता है आदि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यस, वायु प्रदूषण में कैसे क्या आता है? देखिए, वायु में बहुत सारी गैसें मिली हुई होती हैं, तो उसमें कौन सी गैस का भार कितना है, कौन सी गैस का भाग कितना है, इसको चेक करने के लिए किया जाता है इस सांद्रता के पद का प्रयोग। उसमें देखना होता है कि कितना, किस गैस की वजह से प्रदूषण फैल रहा है, कौन सी गैस कितनी अधिक हो गई है इसलिए प्रदूषण हो रहा है। तो यहाँ पर वहाँ पर करते हैं इस पद का उपयोग। तो हमने पार्ट प्रति मिलियन और पार्ट प्रति बिलियन को समझ लिया एकदम अच्छे से। अब हम समझने वाले हैं मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? तो साथियों, हम समझने वाले हैं मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन क्या होता है उससे पहले हम समझने वाले हैं मोल किसे कहते हैं, क्योंकि मोल पहले जानोगे तो फिर मोल फ्रैक्शन को ज्ञात कर पाओगे। तो उससे पहले हम समझते हैं मोल क्या होता है। मोल, व्हाट इज मीन्स ऑफ मोल? मोल, मोल कुछ नहीं होता है, मोल पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है। या आपसे कोई पूछे कि पदार्थ की मात्रा के मात्रक को क्या कहते हैं, मोल किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि पदार्थ की मात्रा के मात्रक को मोल कहते हैं और पदार्थ की मात्रा का मात्रक ही मोल होता है। तो मोल, मोल बराबर होता है आपने कक्षा 11 में तो पढ़ा ही होगा ये। मोल बराबर होता है भार अपॉन में अणुभार, अणुभार, भार बटे अणुभार। इसे ही आप लिख सकते हो स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम, नहीं कैपिटल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, भार बटे अणुभार। और दूसरे तरीके से भी इसे कहते हैं अणुओं की संख्या या परमाणुओं की संख्या बटे में अवोगाद्रो संख्या, अवोगाद्रो संख्या। इसे मोल को n से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है फार्मूला और ये होता है फार्मूला मोल का। और वो जो अवोगाद्रो संख्या होता है उसका मान होता है
उसको Na से प्रदर्शित करते हैं, उसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ये होता है। तो ये होता है मोल। अब हम समझने वाले हैं मोल अंश क्या होता है। तो मोल को समझ लिया, इसको हम मिटा देते हैं। अब हम समझने वाले हैं कि मोल क्या होता है। तो वो मोल अंश क्या होता है। मोल अंश को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। इसको लिख देते हैं, मोल अंश को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और अब हम मोल अंश को समझने वाले हैं, मोल अंश किसे कहते हैं और मोल अंश का फार्मूला क्या होता है। तो जैसे कि आपके पास एक विलेन है, उसमें जो पदार्थ हैं वो हैं, दो पदार्थ हैं मान लीजिए, एक है ए और एक है बी। एक है ए और एक है बी, ये दो पदार्थ आपके विलेन में घुले हैं। तो जो ए का मोल होगा, वो होगा ए का भार बटे ए का अणुभार। जो ए का मोल होगा हाँ, जो ए के मोल होंगे वो होंगे Na। विलेन में ये अभी घुले हैं, ए के मोल जो होंगे वो होंगे Na, और जो बी के मोल होंगे वो होंगे Nb। और विलेन के कुल मोल होंगे N के मोल प्लस वो ए के मोल प्लस बी के मोल, Na प्लस Nb, ये होंगे। और जब हम मोल अंश को निकालेंगे, हम जिसके मोल अंश को निकालते हैं, मोल अंश को पहला नंबर तो एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसके मोल हमें निकालने होते हैं उसको दाईं ओर नीचे की साइड में लिखते हैं। हमें वो ए का मोल अंश निकालना है, तो ए का मोल अंश हम निकालने के लिए ऐसे लिखते हैं, एक्स ए, ऐसे, इसे ही कहते हैं ए का मोल अंश। ए का मोल अंश ए का मोल अंश बराबर एक्स ए, और एक्स ए बराबर होगा ए के मोल बटे में विलेन के कुल मोल, Na प्लस Nb, बस ये होगा एक्स का मोल अंश। ये सही मेथड नहीं है। ए का मोल अंश बराबर होगा ए के मोल बटे में विलेन के कुल मोल, और इसको प्रदर्शित करेंगे हम एक्स ए से, और ए के मोल होंगे Na, विलेन के कुल मोल होंगे Na प्लस Nb। तो ये हो गया एक्स ए यानी ए का मोल अंश। अब हम बात करने वाले हैं बी के मोल अंश के। तो बी का मोल अंश कैसे ज्ञात होगा। बी का मोल अंश
बराबर होगा एन बी, नहीं, बी के मोल अपॉन में विलेन का कुल मोल। विलेन का कुल मोल ये होगा बी का मोल अंश। इसको एक्स बी से परिवर्तित करेंगे एन बी अपॉन में एन बी प्लस एन ए। तो ये हो गया दोनों अवयवों का मोल अंश। और यदि मैं पूछूं विलेन का कुल मोल अंश कितना होगा, तो आप लोगों का जवाब क्या होगा? यानी कि ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश बराबर विलेन का कुल मोल अंश। तो विलेन का कुल मोल अंश हम ज्ञात करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहले लिखते हैं विलेन का कुल मोल अंश। विलेन का मोल अंश, विलेन का मोल अंश ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश। ए का मोल अंश प्लस बी का मोल अंश, इसको हम कहेंगे एक्स टी यानी टोटल, या एक्स एफ करें, एक्स एफ कहेंगे, बराबर होगा एक्स ए प्लस एक्स बी। और सिंप्लीफाई करते हैं एक्स ए को लिखेंगे एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी को लिखेंगे एन बी प्लस एन ए, और ये दोनों कॉमन हो जाएंगे नीचे वाले, एन ए प्लस एन बी बचेगा अपॉन में ये दोनों कॉमन होकर बचेंगे एन ए प्लस एन बी। तो ये दोनों कट जाएंगे तो इनका आ जाएगा एक। तो जो इस चीज से हमने ये समझा, इस चीज को करके हमने ये समझा कि जो विलेन के कुल मोल अंश होता है, सभी अवयवों के मोल अंश का योग जो विलेन के होता है वो एक के बराबर होता है। और अगर हमको किसी एक अवयव का निकालना है, दो दिए हैं उसमें से एक का निकालना है, और दोनों का आप ना निकाल कर, एक का निकाल कर दूसरे का निकाल सकते हैं। एक का निकाल लिया, ए वाले का निकाल लिया मोल अंश, फिर बी वाले का अगर निकालना होगा एक में से ए वाले को घटाकर बी वाला निकाल लेंगे। तो ये होता है मोल अंश। मोल अंश की परिभाषा भी लिख लेते हैं हम अब। तो इन सभी चीजों से हमको ये पता चला कि किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल और डिवाइड बटे में विलेन के कुल मोल अंश के बराबर होता है। इसे ही किसी अवयव का मोल अंश कहते हैं, किसी अवयव का मोल अंश कहते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हम मोल अंश की परिभाषा। किसी विलेन में उपस्थित किसी अवयव का मोल अंश का मोल अंश तो साथियों हमने मोल अंश को समझा। अब हम समझने वाले हैं
एक न्यूमेरिकल करते हैं इससे रिलेटेड। तो उससे पहले तो थोड़ा इसके पॉइंट समझ लेते हैं न्यूमेरिकल करने से पहले। यहाँ पर कोने में जिस अवयव का मूल अंश ज्यादा होगा बिलियन में, वह अवयव भी ज्यादा होगा बिलियन में। सिंपल सी बात है, अगर किसी का मूल अंश ज्यादा होगा तो वो तो ज्यादा होगा ही। तो अगर अवयव मूल अंश ज्यादा है तो फिर अवयव भी ज्यादा है, अवयव भी ज्यादा है। और ये और एक पॉइंट, बिलियन के स्पेशल पॉइंट है, बिलियन के सभी अवयवों का मूल अंश का योग एक होगा। ये हो गया। अब हम इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल को करेंगे ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए एकदम अच्छे से। तो साथियों, ये क्वेश्चन है मूल प्रभाज टॉपिक से रिलेटेड। क्वेश्चन कह रहा है 1 बिलियन के 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O उपस्थित हैं। के मिसप्रिंट गलत लिखा हुआ है, 1 बिलियन में होना चाहिए, के नहीं होना चाहिए, में गलत लिख गया है। 1 बिलियन में 16 ग्राम CH3OH एवं 90 ग्राम H2O यानी जल उपस्थित है। तो CH3OH का मोल प्रभाज क्या होगा, ये हमें बताना है। CH3OH का मोल प्रभाज क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे दिया क्या है। इसमें हमें दिया गया है 16 ग्राम CH3OH यानी विलेय, जिसको हम मानते हैं ए। विलेय का भार ए क्या है, ए है CH3OH। बी क्या है इसमें, बी है H2O। ए का भार है 16 ग्राम। और विलायक एकदम सही तरीके से लिखेंगे, एग्जाम में भी ज़्यादा लिखना ठीक है लेकिन कम लिखना नहीं ठीक है। 90 ग्राम ये होगा। इनका अणुभार हम इधर निकालेंगे, अणुभार भी निकालना पड़ेगा ना हमें मोल निकालने के लिए। तो एक अणुभार होगा एम में। अणुभार निकालने के लिए इन सभी का हमें परमाणु भार पता होना चाहिए। सी का होता है 12 प्लस एच यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 3, तो 1 गुणे 3 प्लस ओ हाइड्रोजन का होता है 1, तो 3 गुणे 1 गलती से निकल गया 3। और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का अगेन 1। इन सभी को हम जोड़ेंगे तो 12 प्लस 3 15, एक 16 और 16 32।
32 ग्राम मोल इनवर्स, उसका इकाई होती है ग्राम मोल इनवर्स। और H2O का आप याद कर लीजिए 18 होता है। देखिए कैसे होता है 18 MbH2O। तो 2 हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन का भार होता है 1 प्लस ऑक्सीजन 1 होता है 16, 2 + 16 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो ये होगा Ma और Mb। अब हम निकालने वाले हैं, निकालेंगे अब हम इनका मोल, विलेय यानी A के मोल, विलेय A का मोल। A का मोल Na WA और Ma। WA बराबर है 16, Ma बराबर है 32। इसको काटेंगे 1/2 यानी कि 0.5, 0.5 आ गया। और B का मोल, B का मोल NB WB MB, WB है 90, 18, 18 कम 18, 18 पंचे 90। तो ये हो गया 5, ये हो गया 5, तो ये हो गया 5। B का मोल हो गया 5। अब हम निकालने वाले हैं, हमसे पूछा गया है इसमें CH3OH का मोल प्रभाज यानी X ऑफ A, X ऑफ A पूछा है हमसे। X ऑफ A क्या होगा, N ऑफ A Na अपॉन Na प्लस NB। और Na कितना कितना है, Na है 0.5, 0.5 अपॉन 0.5 + 5, ये हो गया आपका 0.5 अपॉन 0.5 5.5। दशमलव से दशमलव काटो, 1 5 1 5 और 11, 1/11, 1/11। जिसका इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 0.090, 0.090। ये हो गया A का मोल अंश। तो बस क्वेश्चन हो गया कि खत्म, A का मोल अंश। अगर हमें B का मोल अंश निकालना है तो फिर B का मोल अंश भी निकाल लेते हैं। फिलहाल क्वेश्चन में कहा नहीं गया है, लेकिन ज्ञात कर लेने में क्या बुराई है। जगह इसमें कम है, इसको काट के हम काट देते हैं, इसको काट देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं B का मोल अंश, B का मोल अंश यानी कि XB NB प्लस Na। NB का मान कितना है, 5 है, और 5 + 0.5, 5/5.5, 5/5.5, ये हो जाएगा 0.909, 0.909 XB, ये आ गया। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे XA प्लस XB तो इनका मान आएगा 1। अगर आपको जैसे आप इस तरफ नहीं निकालना चाहते तो आप क्या करते, एक में से इस XA को घटा देते, बस इतना निकल आता है। देखिए घटाकर हम देखते हैं मेथड 2 से। देखिए एक है XB बराबर ऐसे भी आ जाएगा 1 - XA, 1
में से 1.00 करेंगे और इसमें घटा लेंगे हम 0.90। 0 में से 0 जाएगा 0, 10 में से 9 जाएगा 9 आएगा, 10 ये देखिए आ गया, उतना ही आंसर आ गया है। तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। मैंने दोनों मेथड से आपको समझाया। तो साथियों, आज की क्लास को हम इसी पर समाप्त करते हैं। साथियों, हमने पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति बिलियन, पीपीएम, पीपीबी और मोलम्स को समझा, उसकी डेफिनेशन समझा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करिए, क्योंकि आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का। तो साथियों, आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करने से पहले एक होमवर्क भी देते हैं, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। होमवर्क में बस इसी में थोड़ा चेंज करके हम दे देते हैं, इसी में चेंज कर देंगे हम आपके लिए। ये 16 ग्राम CH3COH है, COOH कर देते हैं यहाँ पर, COOH, CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। और यहाँ पर 16 ग्राम की जगह पर 18 ग्राम कर देते हैं और इसको हम देते हैं मिटा, नहीं तो साथियों, ये है आपका होमवर्क। इस होमवर्क का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जिसका भी ये होमवर्क का आंसर सही होगा उसके कमेंट को लाइक करेंगे और हम अपने चैनल पर उसको शो भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो साथियों, आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।